बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। नाज़रीन, आज 21 मई है और मैं आपको आज से ठीक 75 बरस पहले 21 मई 1951 तक ले जाना चाह रहा हूँ, जिस रोज़ हमारे ताल्लुकात बाकायदा तौर पर सफारती ताल्लुकात चीन के साथ कायम हुए थे। ये एक ऐसे ताल्लुकात कायम हुए जो रफ्ता रफ्ता एक ऐसी दोस्ती में बदल गए जिसको इस वक्त पूरी दुनिया में शहद से ज़्यादा मीठा, समुंदर से ज़्यादा गहरा और इसके साथ साथ हमाला से ज़्यादा बुलंद कहा जाता है। हम एक दूसरे को आहनी ब्रदर्स यानी कि फौलादी भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। और अगर हम इन 75 बरसों को देखते हैं तो इसमें हमारा जो बाकायदा तौर पे एक सरहदी मुआहदा हुआ था 1963 में, उसकी बात कर ली जाए या उससे आगे बढ़ते हुए आप 1971 के उस पेशरफ्त की तरफ मैं आपको ले जाऊं जिसमें हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तान की मदद से चीन का दौरा किया था और उसके नतीजे में अमेरिका और चीन के सफारती ताल्लुकात कायम हुए थे। बाकायदा तौर पर एक दूसरे को तस्लीम किया गया था और रिचर्ड निक्सन जो कि उस वक़्त के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर उससे अगले बरस 1972 में चीन का दौरा भी किया था। बात यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि आज के दौर में ख़ास तौर पर मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साबिक दौर की बात करूँगा, 2012, 13, 14, जब हमने आपस में सी पैक की बुनियाद रखी थी। और ये सी पैक आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर मंसूबा था, है और रहेगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ साबिक दौरे हुकूमत में जिस तरह इसको पसे पुश डाला गया, उससे एक बड़ी मुश्किल पैदा हुई। आज 21 मई को मैं देख रहा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ से लेकर तमाम जो इस वक्त हमारे अमायदीन हैं वो पाक चीन दोस्ती की सालगिरह को मना रहे हैं। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जहां एक तकरीब से खिताब करते हुए ये कहा कि चीन इक़्तिसादी क़ुव्वत और फ़ौजी ताकत के लिहाज से बेमिसाल है, उन्होंने इसके साथ ये अहम फ़िक्रा भी कहा कि दुनिया चीन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ परसों 23 मई से एक चीन का जो दौरा शुरू कर रहे हैं, इसको आप पाक चीन दोस्ती के 75 बरस पूरे होने यानी कि हमारी जो प्लेटिनम जुबली इस वक्त हो रही है उसका तसलसल और उसका एक हिस्सा भी समझ सकते हैं। और इसके साथ ही इस वक्त मशरिक़ वस्ता में जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है और जिसमें पाकिस्तान एक बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा है और इस किरदार को चीन की तरफ से बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। यानी कि अमेरिका और इजराइल की जो लड़ाई इस वक्त ईरान के साथ चल रही है, जिसमें इस वक्त सीज़ फायर तो मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद लफ्ज़ी गोराबारी अपनी जगह पर हो रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक मुस्तकिल अमन मुआहदा हो जाए। तो इसमें चीन हमारे साथ खड़ा हुआ है, चीन हमें सपोर्ट कर रहा है, हमारे किरदार को सराह रहा है। अगरचे पूरी दुनिया से अप्रिसिएशन मिल रही है, लेकिन हमें खुशी है, हमें ये ताकत मिलती है कि हमारा दोस्त चीन जो है इस मसाही में, इस कोशिश में हमारे साथ मौजूद है। हम चाहते हैं कि अमन कायम हो और इसमें आज अगर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को देखा जाए तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में जिस तरह चीन जो है एक हमारे हकीकी दोस्त की तरह, हमारे भाई की तरह हमारे साथ एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक किस्म की एक जो रिलेशनशिप है, जो दोस्ती है, जो ताल्लुक है, यानी कि हम जंगें भी लड़ते हैं तो आप ये समझें कि हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे पर इन्हिसार करते हुए अभी पाकिस्तान ने जो जंग इंडिया के खिलाफ जीती उसमें जिस तरह चीन की टेक्नोलॉजी और चीन के जहाज़ों का और जिस तरह पाकिस्तान में बने हुए जहाज़ों का चीन की मदद से इस्तेमाल किया गया, वो जाहिर करता है कि हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप है। और दूसरी तरफ हमारी अमेरिका के साथ भी एक फैंटास्टिक रिलेशनशिप इस वक्त चल रही है। जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप वज़ीर आज़म पाकिस्तान का फील्ड मार्शल का जिक्र करते हैं, हमने ये तवाज़न रखा हुआ है, ये एक बहुत ही अहम चीज़ है हमारी खारजा पॉलिसी में। और ये जो कारनामा है, जिस तरह एक बैलेंस, जिस तवाज़न की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ही नहीं है, बल्कि ये इसके साथ साथ आप अमेरिका और चीन के दरमियान ही नहीं देखेंगे, हमारे रूस के साथ आप ताल्लुकात देखेंगे उसमें भी आपको ये नज़र आएगा। इस वक्त अगर चाहे कुछ खलीजी ममालिक जो है और ईरान एक दूसरे के साथ मुकाबले पर खड़े नजर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों तरफ हमारा जो तवाज़न है वो भी आपको वहाँ पर भी खारजा पॉलिसी में नज़र आएगा। ये सारी सूरत हाल किस तरह आगे बढ़ सकती है और ख़ासतौर पर जब हम मशरिक़ वस्ता में एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अहम किरदार, एक तारीख साज किरदार अदा करने जा रहे हैं। जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसमें किरदार अदा किया, जिस तरह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन का दौरा किया
और वहाँ पर जंग के दिनों में, सीज़ फायर के दिनों में वहाँ पर 3 दिन रहे, और जिस तरह इसहाक डार साहब मुतहरिक है, या इस वक्त मोहसिन नकवी एक मरतबा फिर उन्होंने जो दूसरा दौरा किया, आप ये समझ सकते हैं कि हम किस हद तक आगे जाकर इस मसले को हल करवाना चाह रहे हैं। ये जो तवाज़न है, इस पर बात करेंगे, पाक चीन दोस्ती पर बात करेंगे, मशरिक़ वुस्ता के बहरान के हल के सिलसिले में बात करेंगे। हम इस पर बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान ने जो एक अपनी खारजा पॉलिसी का एक नया और शानदार दौर कायम कर रखा है, जो चल रहा है इस वक्त सुनहरा दौर, ये क्या इसका तकाज़े क्या है, इस पर बात करने के लिए मैं अपने जो पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ जाना चाह, पहले मैं यहाँ पर तारुफ करवाना चाह रहा हूँ। साबिक सफ़ीर हैं जनाब जावेद मलिक साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ ही एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, जो कि बड़ी गहरी नज़र रखते हैं ना सिर्फ दिफाई उमूर पर बल्कि इसके साथ साथ सफारती ताल्लुकात और पाकिस्तान की तमाम जो मूव्स हैं उनके ऊपर, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ 2 तजियाकार मौजूद हैं यहाँ पर लॉ स्टूडियोज़ में, मेरे साथ अहमद वड़ाई साहब मौजूद हैं, हमारे दोस्त, हमारे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुदस्सर चोई साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सबसे पहले जावेद मलिक साहब, पाक चीन दोस्ती के 75 बरस पूरे, ये जो 75 बरस है ये अपनी जगह पर है, लेकिन इस वक्त जो हमारी दोस्ती है और ख़ासतौर पे मशरिक़ वुस्ता की जो सूरत हाल है, इसमें पाकिस्तान का किरदार है। आप पाकिस्तान के जो मौजूदा इस वक्त इनिशिएटिव्स हैं उनको किस तरह देख रहे हैं, पाकिस्तान को किस तरह आगे बढ़ना है? ये थैंक यू वली साहब, आपका शुक्रिया, और मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को, कमोडोर साहब को, दूसरे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, देखने वालों को भी। आपने बिल्कुल सही अहाता किया अपने इंट्रोडक्शन में। देखिए, पाकिस्तान की गो के तमाम ममालिक के साथ हमारी खारजा पॉलिसी यही कहती है कि हम अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन एक रिलेशनशिप ऐसी है जिस पे न सिर्फ हमें खारजा पॉलिसी के हवाले से बल्कि हर पाकिस्तानी को फ़ख्र है, वो मोहब्बत का रिश्ता जो हमारे और चीन के दरमियान है। इसका आगाज़ जो है वो बहुत कदीम है, जब से चीन की इस मौजूदा हालत में चीन सामने आया, और उसके बाद सिल्क रूट आपको याद होगा, वो रेशमी शहर रेशम जिसे हम कहते थे, वहाँ से हमारी एक रिलेशनशिप का आगाज़ होता है, और फिर वो बढ़ते बढ़ते जो है हम देखते हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एक स्ट्रेटिजिक, मिलिट्री, इकोनॉमिक, कल्चरल, पीपल टू पीपल, तकरीबन तमाम डोमेन्स के अंदर पाकिस्तान और चाइना की रिलेशनशिप जो है वो मुस्तहकम भी है, और न सिर्फ हमारी फाउंडेशंस एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री पे हैं, बल्कि हमारी नज़रें जो है मुस्तकबिल की तरफ हैं। मुस्तकबिल में भी हमारी जो प्लानिंग्स हैं, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स है, चाहे वो हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, चाहे वो सी पैक के ज़रिए इस खत्ते में, इस पूरी रीजन के अंदर एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लाना है, इन तमाम मामला पे पाकिस्तान और चाइना एक साथ खड़े हुए हैं। हर पाकिस्तानी को JF थंडर पे भी बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, चाहे आप हों, मैं हूं, देखने वाले हूं, हम सबको फ़ख्र है उस जहाज़ पर जिसने हमारे ऊपर जब एक हमला किया गया तो हमने किस तरह ज़मीं बोस किए। एक बहुत ही आपको एयर कमोडोर साहब बताएंगे कि जो राफेल जो है वो कोई आम जहाज़ नहीं है, उसको किस तरह ज़मीं बोस किया हमारे JF थंडर ने। ये भी पाकिस्तान और चाइना की मोहब्बत भरी और मिलिट्री रिलेशनशिप का एक जो है वो मज़र था। किसी ने बहुत सही कहा है कि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो समुद्रों से गहरी है, हिमालय से बुलंद है, और स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। मैं कहूँगा गोल्ड यानी सोने से भी ज्यादा मजबूत है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, खान साहब, वो बहुत पिछले तकरीबन 10 या 15 सालों में बहुत उसके अंदर वसअत आई है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट चाइना की तरफ से पाकिस्तान में हुई है, कि सी पैक प्रोजेक्ट हो, चाहे हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो, चाहे हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारी जो है वो गवादर पोर्ट हो। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान इस हवाले से बिल्कुल हमारी रिलेशनशिप्स बड़ी मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। फिर जब मुस्तकबिल की हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी, आज जानते हैं कि दुनिया की जो फ्यूचर है वो टेक्नोलॉजी पर मुनहसर है, और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान टेक्नोलॉजी के शोबे में भी बहुत कलीदी कोऑपरेशन हो रही है, चाहे वो मिलिट्री डोमेन में हो, चाहे वो साइबर वॉरफेयर में हो, चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो रडार्स में हो, जो जिसके जरिए हम दुश्मन के सिस्टम्स को जैम कर सकते हैं, चाहे वो हमारी AI की कोऑपरेशन हो, चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग हो, चाहे हम उसको देखते हैं कि हमारी ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग हो। पाकिस्तान और चाइना उस मामले में भी बिल्कुल सही मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। एक और जो बहुत अहम बात है मेरी नज़र में जियो पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, कि माजी में हमारे कुछ दोस्त ये कहते थे कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान रिलेशनशिप अगर मजबूत होगी, ज़्यादा डेप्थ होगी उसके अंदर, तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अमेरिका के साथ अपनी रिलेशनशिप का। लेकिन हमारी मौजूदा क़यादत, चाहे वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हों, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हों, फॉरेन मिनिस्टर हों, या हमारी
हमारी फॉरेन ऑफिस की पूरी टीम हो, उनकी मेहनत से हमने देखा कि डिप्लोमेटिक इक्विलिब्रियम हमने बरकरार किया है। हमने अमेरिका के साथ अपनी रिलेशनशिप को बहुत मुस्तहकम किया है, उसके अंदर डेप्थ आई है, उसके अंदर लॉन्जिटिविटी आई है, और माजी की सर्द मोहरी जो थी वो खत्म हो गई है। लेकिन उसके बावजूद चाइना के साथ हमारी रिलेशनशिप बदस्तूर कायम है। वो है कि अगर हम यूं कहें कि हम चाइना यानी बीजिंग और अमेरिका वॉशिंगटन के दरमियान एक ब्रिज हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। और खान साहब, इसकी एक हिस्ट्री भी है। हम जानते हैं कि हेनरी किसिंजर के जमाने में, हम जानते हैं उस वक्त भी अमेरिका और चाइना के दरमियान एक ब्रिज का किरदार हमने अदा किया था। तो हम इस चीज से कोई स्ट्रेंजर नहीं है, हम जानते हैं डिप्लोमेसी हमने माजी में भी की है, आज भी हम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हमारे आज जब 75 साल पूरे हो रहे हैं दोस्ती के, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के, वो एक संग मील है, न सिर्फ दोनों ममालिक के हुकूमतों के दरमियान बल्कि हमारे अवाम के दरमियान भी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर का वहां पे होना इस चीज का एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि अंदिया भी है, और उनकी तरफ से एक इंडोर्समेंट भी है कि हम कितनी वैल्यू करते हैं ये पाकिस्तान और जावेद चाइना मलिक की साहब, रिलेशन। वाकई मफादात की इस दुनिया में जब ये कहा जाता है कि खारजा पॉलिसी में सिर्फ एक ही लफ्ज़ होता है और वो मफाद होता है, किसी भी रियासत का जो दोस्ती और दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की बुनियाद पर होती है, ऐसे इस दौर में अगर हमने 75 बरस एक एतमाद के साथ गुजारे हैं, अगरचे हमारी ज़बान एक नहीं है, हमारा कल्चर भी बहुत हद तक एक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमने जिस तरह आगे बढ़े, मैं समझता हूँ कि वाकई इस पर पाकिस्तान की पूरी कौम को, पाकिस्तान की माजी की भी तमाम हुकूमतों ने अपना एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। चंद जगहों पे ज़रूर झोल आए, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे। अगर हम इसको देखें, एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब की गहरी नज़र है इस पर, अगर हम इस दोस्ती को खालिद भाई देखें दिफाई ताउन के हवाले से, तो आपको किस तरह नज़र आता है? ख़ासतौर पर भारत जो कि हम दोनों का मुश्तरका दुश्मन रहा, आप इसको भी देखिए, इसको भी जहन में रखिए। ऐसे में पाकिस्तान की चीन के साथ दोस्ती के 75 बरस, आप क्या कहते हैं? जी, बहुत शुक्रिया नजम भाई, आपने इनवाइट किया है। आपको और ऑनरेबल एम्बेसडर जावेद साहब, दोस्तों को और आपके व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया और उन्होंने बड़ा जबरदस्त अहाता किया एम्बेसडर साहब ने। लेकिन जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं, उन्होंने टच पॉइंट किया, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हम जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो ज्यादा हमारी जो कन्वर्जेंस थी अमेरिका के साथ थी। हमने सीटो और सेंटो ज्वाइन किए, और उसके उन्हीं ताल्लुकात के बदले में समझ लें, उन्हीं दिनों में हम बहुत करीब थे अमेरिका के, और हमें जो मिलिट्री हार्डवेयर दिए गए थे वो मोस्टली, मैं एयरफोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहूँ कि वो अमेरिकन ओरिजिन के थे। यानी हमारे पास F-86 फाइटर जेट्स थे, हमारे पास बॉम्बर B-57 थे, F-104 स्टार फाइटर जहाज हमें मिले, हमने वो ऑपरेट किए। लेकिन बदकिस्मती से आपने देखा कि 1965 की जंग के बाद जब हमारी इतनी ज्यादा अमेरिकन वेपन्स पर और एयरक्राफ्ट और जेट्स पर डिपेंडेंसी थी, तो हमें सून आफ्टर 1965 और हमारे तमाम स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए गए थे। और उस वक्त भी हमें चीन ही हमारी मदद को आया था। हालांकि उस वक्त 1966 में जब हमने चीन से रब्ता किया कि हमारी जो एयर पावर है उसको रिवाइव करने के लिए या सस्टेन करने के लिए, तो उस वक्त उन्होंने F-6 जहाज हमें ऑफर किया था। मैंने खुद तकरीबन 1000 फ्लाइंग घंटे मेरे उस जहाज पर हैं, तो मैं उस जहाज को देखता हूँ, मैंने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। तो मैं इसको आपको फर्स्ट हैंड बता रहा हूँ कि जब हमने जहाज इंडक्ट किए थे और जब वो कंक्लूड किया हमने उसकी जहाज की मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन, तो तकरीबन 100 से ज्यादा हमने मॉडिफिकेशन की भी और चाइना से भी करवाई। क्योंकि हम वेस्ट ओपन थे, हमने अमेरिकन जहाज ऑपरेट किए थे, तो हमने इनको सजेस्ट किया कि दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड जो है इस तरह के जहाज ऑपरेट करती है, ये उसमें खसूसियात होती है। तो चाइना उस तरह इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं था उस एरिया में उस वक्त भी। तो उस वक्त उन्होंने हमारी बात मानी। उसके बाद F-6 उन्होंने दिए, फिर हमारे साथ A-5 दिए, फिर F-7PG दिए। ये जहाज आते गए। ये तो मैं सिर्फ फाइटर जहाजों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपने यादगार जिक्र किया कि JF-17 थंडर जब 1985 में इंडिया ने कंसीव किया कि उन्होंने अपना तेजास जहाज बनाना है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में, तो पाकिस्तान, नजम भाई, दुनिया में वाहिद 192 मुल्कों में से है जो अपनी एयरफोर्स जो जहाज बनाती है। वो पाकिस्तान के अलावा कोई दुनिया की एयरफोर्स अपना फाइटर जहाज नहीं बनाती। और हमने वो सबक सीखा था, वही जैसे मैंने अर्ज किया 60s से 70s में, क्योंकि 71 की वॉर के बाद फिर हमारे सैंक्शंस लगा दी गई थी। उस वक्त हमने 71 वॉर से कुछ अरसा पहले 1968 में फ्रेंच मिराजेस इंडक्ट किए थे। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारी जो ट्रस्टेड पार्टनर रहा है वो चाइना ही रहा है। और जैसे मैंने अर्ज किया कि 192 मुल्कों में सिर्फ को 11 मुल्क जो फाइटर जेट बनाते हैं, और वो भी मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं, एयरफोर्स कोई नहीं बनाती। क्योंकि हमने सबक सीखा था कि ये सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। और आपने ये भी देखा, और याद कराता चलूं कि हमारे $658 मिलियन अमेरिका ने रोक लिए थे F-16 की जो पेड हुई थी पेमेंट, डिलीवरी भी रोक ली थी, पैसे भी रोक लिए थे। तो मैं सिर्फ आपको रिफ्रेश करता चलूं कि चाइना हमारा थ्रू आउट हमें एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर, ना सिर्फ पिछले 5 दहाइयों में,
बल्कि अब भी आज आपने देखा है, जब 3 साल 3.5 साल पहले उन्होंने JF-17 थंडर हमें दिए थे, तो वो भी एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल मुद्दत में उन्होंने ना सिर्फ दिए थे, बल्कि पाक फिजाइया के भी सरबराह को भी, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को भी, पायलट्स, टेक्नीशियन, सबको क्रेडिट जाता है कि 10 महीने के रिकॉर्ड मुद्दत में उन्होंने ये जहाज को पूरा स्क्वाड ने सिर्फ ऑपरेशनलाइज किया था, डे एंड नाइट उसको कॉम्बैट रेडी किया था, जो हमने देखा 2025 में कैसे काम आया था। तो ये मैंने क्विकली एयरफोर्स पर्सपेक्टिव से एक हिस्ट्री बयान की है कि वो एक ट्रस्टेड, एक बहुत ही काबिल एतमाद दोस्त रहा है, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपने सही कहा कि सी पैक उस तरह तरक्की नहीं कर सका, बिकॉज हमारे दुश्मनों की नजर है कि हम इस तरह तरक्की कर जाएंगे, तो रेस्ट उस पर तो बात हो सकती है, लेकिन चाइना का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी डेवलपमेंट में, सिक्योरिटी के अंदर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, वो बहुत ही काबिल फख्र भी रहा है, काबिल तारीफ भी रहा है। बल्कि ये खालिद भाई, अब तो CPEC 1 जो है ठीक है, उसमें डिले हुआ, उसमें ताखीर भी हुई, अब तो हम माशाल्लाह CPEC 2 की बात कर रहे हैं, और उसके हवाले से जो प्लानिंग, जो चीज़ें, जो ऐलानात आ रहे हैं, वो भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं। मैं चाहूँगा इस पर मुदस्सर चौधरी साहब जो है ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि जब हम बात करते हैं मईशत के हवाले से, और मईशत ही तो वो बुनियाद है जिससे हम खुशहाली की तरफ जा सकते हैं, जिस पर काम करें, जिस पर बात करें। और ये बात भी दुरुस्त है कि ठीक है कि हम चीन से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि चीन जहाँ पर इस वक्त खड़ा हुआ है अपनी प्रोडक्शन के हवाले से, अपनी इकनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से, अगर वो हमारे साथ भी चलता है तो हमारे लिए बड़ा फ़ायदा है इसमें। क्यों मुदस्सर चौधरी साहब, किस तरह देखते हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि आपने जो पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती के हवाले से और पाकिस्तान के अमन के किरदार के हवाले से बात की, तो आप नाज़रीन को मैं ये बताता चलूं कि पाकिस्तान ये अभी जो मौजूदा कन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान, अमेरिका और इसराइल का, पाकिस्तान जो अमन की कोशिशें कर रहा है, ये पहली बार नहीं कर रहा। पाकिस्तान पहले भी वाशिंगटन और बीजिंग को करीब ला चुका है, और ये पाकिस्तान के लिए पहला मौका नहीं है। इससे आगे बढ़ते हुए जो आपने मेरे से सवाल किया है कि पाकिस्तान की मईशत और चाइना की मईशत, मैं इस बात पे मेरा ईमान के हद तक यकीन है कि पाकिस्तान के नौजवान और पाकिस्तानी इंतहाई मेहनतकश हैं, मेहनत करने वाले हैं, सिर्फ उनको रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। और चाइना हमारा एक ऐसा दोस्त है जो पाकिस्तानियों को रास्ता दिखा सकता है। आप चाइनीज़ कौम की मिसाल ले लें और उसकी उनकी तरक्की देख रहे हैं। हमें, हमारे लोग मेहनत भी करते हैं, रास्ता भी ढूंढते हैं, चीज़ें पाकिस्तान के अंदर तख्लीक भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो मसाइल दरपेश हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। जो ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे जो दुश्मन हैं वो हम पे हमला आवर होते हैं। तो चाइना ने पाकिस्तान की हर दौर में मदद की, और जो आपने CPEC 2 की आप बात की, जिसमें टेक्नोलॉजी है, IT है, ज़राअत की बेहतरी है, ज़राअत की बढ़ोतरी है, तो अगर पीपल टू पीपल चाइना का ये जो अभी इनिशिएटिव दोनों गवर्नमेंट ले रही हैं, ये अहमद वली खान साहब अगर आगे बढ़ता है तो आप यकीन मानिए पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के किसानों को और पाकिस्तान के जो IT पर्सनस हैं जो कि इस वक्त पूरी दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, उनको सिर्फ थोड़ा सा रास्ता मिल जाए तो यही नौजवान जो है एक पाकिस्तान की तरक्की में मामून साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान की IT के हवाले से जो काविशें हैं, जो मिनिस्ट्री काम कर रही है, पाकिस्तान की ज़राअत के हवाले से जो काम हो रहा है, और ख़ासकर अगर मैं बात करूँ कि पाकिस्तान के मीट के हवाले से जो काम हो रहा है, जो भी पाकिस्तान और चाइना के हवाले से जो डिस्कस हो रहा है, यकीनन आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान और चाइना के जो मुआशी तल्लुकात हैं वो बेहतरी की तरफ भी जाएंगे। और अगर पाकिस्तान जो मौजूदा हालात, आपको पता है कि हम जो ही कोई बड़े प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं तो दुश्मन हम पे हमलावर होता है और उन सबूताज करने की कोशिश करता है। ये जो चाइना पाकिस्तान का दोनों अवाम के लिए एक तोहफा है गवादर का, वो एक मुकम्मल तरीके से फ़ाल हो जाए। CPEC रूट्स जो हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में उनमें रुकावट डाली गई, जो कि 2023 में मुकम्मल होने थे, वो मुकम्मल हो जाते, अब इंशाल्लाह मुकम्मल ज़रूर होंगे। और CPEC 2 भी अब आ गया है। ये अगर आगे बढ़ते हैं, तवानाई का जो हमारा बहरान है, हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है, मज़ीद जो बेहतर हो जाएगा जब यहाँ पे इंडस्ट्री लगनी शुरू हो जाएगी और मुकामी लोगों को रोज़गार मिलेगा, और मुकामी लोग चाइना की टेक्नोलॉजी को सीखते हुए पाकिस्तान के अंदर उसको बनाएंगे, तो यकीनन ये पाकिस्तानी के लिए गेम चेंजर होगा। और पहले ही इस रूट को गेम चेंजर, CPEC को गेम चेंजर कहा जाता है। जब हम गेम चेंजर की बात करते हैं तो डेफिनेटली कुछ जगह पे धुआं उठता है, और वो धुआं जो है हमें परेशान भी करता है, लेकिन मौजूदा जो इस वक्त सेटअप है, आपने बड़ी बड़ी अहम बात की जवेद मलिक साहब। हमारे लोग बहुत टैलेंटेड हैं, हमारे लोग जो बहुत हौसला मंद हैं, आगे बढ़ने का पूरा जो है विजन ताकत रखते हैं।
लेकिन इसके साथ अगर हमें टेक्नोलॉजी मिलती है तो यकीनी तौर पे एक इनकलाब बर्पा हो सकता है। और चीनी जो टेक्नोलॉजी है, चीन तो इस ऐसा मुल्क है कि उसने अभी अभी हाल ही में आप ये देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहाँ का दौरा किया और वो देखकर खुद हैरान रह गए और कहने पर मजबूर हो गए कि चीन दुनिया की सुपर पावर है। वो अपने अलावा किसी को मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने माना, चीन को सुपर पावर माना और उसको देखा वहाँ पर। ऐसे में अगर हम इसको खारजा पॉलिसी के हवाले से देखें तो अहमद वड़ाइच साहब, ये एक बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल नहीं है कि अगर हम खित्ते में देखें पाकिस्तान और चीन की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दोस्ती है। अगर हम इससे आगे जाकर देखें तो नेपाल जो है वो निकल चुका इंडिया के कैंप में से, चीन के कैंप में जा चुका। अगर हम बांग्लादेश को देखें, वो इंडिया के असर से हसीना वाजिद वहाँ से निकल चुकी। वहाँ पर एक ऐसी हुकूमत आ चुकी जो कि चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ बहुत करीब है। तो एक बड़ा इनकलाब बर्पा हो चुका है अब इस वक्त। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजब साहब, आपने सर बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि हालिया जो समझ ले कि एक मार्का हक की जीत के बाद जो भारत का एक बयानिया था खित्ते में लेकर पाकिस्तान को ख़ास तौर पर, वो जब एक्सपोज हो गया और भारत को अपने मुंह की खाना पड़ी और उसका जो बयानिया पूरी दुनिया के सामने जब वो सामने आ गया, वो एक्सपोज होने के बाद, तो भारत जो है वो ना सिर्फ जनूबी एशिया में, वस्ती एशिया में, यानी कि खलीजी रियासतों में और पूरी दुनिया में वो तनहा हो गया। और बल्कि उसके अपने लोगों ने ये बारहा कहा कि आपके कैंप से सारे लोग निकल कर चले गए। और ये देखें कि 40-50 साल के बाद बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के साथ अटैच हो गया, श्रीलंका के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हो गए, मां सवाए इस खित्ते में रहते अफगानिस्तान के, क्योंकि वो भी उनकी सिर्फ समझ लें कि एक प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान अभी मैं आपको याद करवाऊं, जो मालदीव में अभी 3-4 साल पहले जो एक बाकायदा मुहिम चली थी कि क्विट इंडिया, और वहां से फिर उन पॉलिटिकल पार्टीज ने कामयाबी हासिल की जिन्होंने कहा भारतीयों निकल जाओ। तो मालदीव जैसा जो एक जजीरा और बड़ा खूबसूरत जगह है, वो इसके ऊपर आपने प्रोग्राम भी किया था कि मालदीव के इशू के ऊपर, नेपाल के ऊपर भी आपने यहाँ पे प्रोग्राम किए। तो भारत को सबने कहा कि आप निकल जाएं, क्योंकि लोग समझ रहे थे, खिता समझ रहा था कि जो अमन दाव पे लग रहा है, जो दहशतगर्दी का एक्सपोर्टर है, प्रमोटर है, वो उसके पीछे कोई और मुल्क नहीं बल्कि भारत है। रहेगी सर पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात की, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का चाइना के साथ सफारतकारी का नहीं बल्कि इकनॉमिकली भी, जगराफियाई भी, स्ट्रेटजिकली भी, दिफाई तौर पर भी, और एक दोस्ती में से निकला हुआ एक अच्छा भाई के तौर पर एक जो ताल्लुकात है वो 1951 से जो अब तक कायम है, जिसको समझ ली कि सिंपल पाकिस्तान कहते हैं कि वन चाइना पॉलिसी, यानी कि आज तक उन ताल्लुकात में कभी ताइवान के इशू के जो पॉलिसी है ताइवान के ऊपर। अब ये देखिए कि सर चाइना के अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन उसको ताइवान के इशू के ऊपर अमेरिका जो है वो ताइवान के जो कौमी पसंद लोग थे, हुकूमत थी, उनके साथ खड़े हो गए। इनके जो इनकलाब था इनके साथ वो खड़े नहीं हुए, और उस वक्त यानी कि जो ताल्लुकात फिर बहाल हुए चाइना के साथ अमेरिका के, उसके में भी पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। और हालिया जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो दौरा है उसमें ब्रिज के किरदार जो है वो पाकिस्तान अदा कर रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान का चाइना के लोगों के साथ जो अट्रैक्शन है वो बड़ा शानदार है। दोनों ममालिक एक दूसरे की जुबानें भी अब समझ रहे हैं, उनके जिनके नसाबों में जुबानें सिखाई जा रही हैं, एक दूसरे के करीब किया जा रहा है, और उस पर भरपूर तरीके से जो है वो चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान चाइना के साथ। मैं आपको अहमद साहब एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि हमारे कुछ दोस्त बाकायदा इस चीज़ की इसको प्रीच कर रहे थे कि अगर आप अपने बच्चों को, क्योंकि चाइना टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में जितना आगे चला गया है, आप अपने बच्चों को चाइनीज़ ज़बान सिखाएं ताकि वो आगे चल के चाइनीज़ ज़बान में जो टेक्नोलॉजी, जो इल्म है उसमें आगे बढ़ सकें। बाकायदा तौर पे ये कैंपेन चल रही है इस वक्त। जी देखिए सर, अगर ये देखें कि जब ये सीखेंगे, सिखाएंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा मुल्क है, कंट्री है। अब यहाँ पे वो देखें कि वो एक जो उनके चाइनीज युआन में जो हमने वो एक बॉन्ड खरीदे हैं, तो उसमें कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि वहाँ पर जाकर उनकी कंपनीज के साथ आपकी अट्रैक्शन होगी। हमारे लोग यहाँ से जाके वहाँ पे छोटे छोटे कारोबार करेंगे, उसमें जुबान का एक समझ लें कि बुनियादी रोल होगा। अब वैसे पाकिस्तान का चाइना के साथ 25 अरब जो अमेरिकन डॉलर है उसकी सालाना ट्रेड है, तो इसको जो है वो आप लोकल सतह के ऊपर आप इसको बढ़ा सकते हैं। चाइनी अवाम के साथ पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर जो है वो समझ ले कि खित्ते में आगे अभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का परसों से जो दौरा है, मुझे लगता है इससे पहले प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जो एक से ज़्यादा दौरे करके आए, अभी कुछ दिन पहले भी वो वहाँ पर थे, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। लेकिन अगर हम जावेद मलिक साहब इस पेशरफ्त को, वज़ीर-ए-आज़म के दौरे को मशरिक़ वस्ता की सिचुएशन के साथ मिलाकर देखें, क्योंकि चीन भी इसमें फ्रंट फुट पर तो वो प्लेयर नहीं है, लेकिन वो एक अहम किरदार ज़रूर है। और अभी जिस तरह पुतिन की मुलाकात हुई वहाँ पर और जिस तरह मुश्तरका एलामी आया, उसके बाद आप क्या देखते हैं मशरिक़ वस्ता के हवाले से
पाकिस्तान का किरदार और इसमें चीन हमारी किस तरह मुआवनत कर सकता है और हम किस नतीजे पर पहुंच सकते हैं? जी थैंक यू। देखिए एक दो कमेंट्स में कहना चाहूंगा। देखिए चाइना का जहां तक ताल्लुक है, उसकी जो एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो इंक्रीज कर रहा है वो तो एक हकीकत है। इस वक्त भी दुनिया की अगर आप मेरी नज़र में, हम मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स मेरी नज़र में इस वक्त भी हम एक यूनिपोलर वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर है जी हाँ। और इस्टेब्लिश सुपर पावर है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी भी है, सबसे एक बड़ी इकोनॉमी भी है, और आप सबसे बढ़ के ये कि हर मुल्क की जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं, चाहे पाकिस्तान के भी हों, उसमें वो डॉलर में रखे जाते हैं। ऑयल की ट्रेडिंग डॉलर में होती है। तो अमेरिका जो है वो तो अपनी जगह पे एक मुस्तहकम एक इस्टेब्लिश सुपर पावर है, लेकिन चाइना जो है मेरी नज़र में वो भी एक सुपर पावर के तौर पे सामने आ चुका है। यानी कुछ लोग कहते हैं इमर्जिंग सुपर पावर, मेरी दानिश के मुताबिक इट इज़ ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश सुपर पावर, एक ग्रोइंग सुपर पावर। और पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन बात है कि पाकिस्तान की दोनों सुपर पावर्स के साथ एक बड़ी मुस्बत रिलेशनशिप है। जहां तक मशरिक वस्ता के हालात का ताल्लुक है, आप जानते हैं कि मशरिक वस्ता के अंदर जो अमन काविशें हैं उसमें पाकिस्तान सबसे कलीदी किरदार अदा कर रहा है एज ए मीडिएटर। एक सालिस के तौर पर हम इस पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हैं वो गालबन पिछले 4-5 दिनों में एक दो दफ़ा वहाँ पे गए हैं, कुछ दिन रुके भी हैं। उससे ये इंदिया मिलता है कि जो डिप्लोमेसी है वो एक्टिवली हो रही है। रहा सवाल कि क्या चाइना उसमें क्या मदद करेगा, देखिए हम जानते हैं कि चाइना और ईरान की जो है वो भी एक रिलेशनशिप ठगी छुपी नहीं है। वो उनसे ऑयल भी खरीदते हैं, उनकी जो है उनके साथ ट्रेड भी है, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट भी करता है चाइना कुछ हवालों से ईरान को। देयरफॉर ईरान के ऊपर लीवरेज तो है चाइना का। और मैं समझता हूं कि गो के प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना गए थे, लेकिन मैं कभी भी नहीं ये समझता था कि वहां पे बैठ के वो कोई ईरान के मामले पे कुछ ब्रेक थ्रू लेकर आएंगे। यकीनन वो डिस्कस जरूर हुआ होगा, लेकिन उन दोनों के दरमियान जो है वो एजेंडा काफी वाइड रेंजिंग था। लेकिन इस हवाले से मैं समझता हूं अमेरिका और चाइना भी एक ही राय रखते हैं कि ईरान को एक न्यूक्लियर पावर नहीं होना चाहिए। इस पर उनके दरमियान यकसा मौक़िफ़ है। पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, पाकिस्तान अपनी काविशें जारी रखे हुए है। चाइना की भी सपोर्ट उसको हासिल है। जावेद साहब, दुनिया इसमें के तमाम एक नुक्ता तो बड़ा अहम आपने दोनों का इत्तेफाक बताया कि दोनों कहते हैं कि ना हो, उनके पास एटम बम नहीं होना चाहिए, ये अपनी जगह पर अहम है। लेकिन एक जो बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है, दोनों मुल्क ये कहते हैं, अमेरिका भी कहता है और चाइना भी कहता है कि आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है दोनों की तशरीहात अलग अलग हैं। चीन जो कहता है वो कहता है कि अमेरिका अपनी नाकाबंदी जो है वो ख़त्म कर दे, और अमेरिका जो कहता है वो कि ईरान ने जिस तरह रास्ता रोका हुआ है वो रास्ते खोल दे। मेरा ख्याल है बात एक ही करते हैं, आगे से मतलब दो हैं इनके। आपका ओपिनियन है खान साहब, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके साथ डिसएग्री करूंगा। मेरे ख्याल में वहां पे भी दोनों का मौक़िफ़ सेम ही है। वो ये समझते हैं अमेरिका और चाइना कि देखिए जो आबना हुर्मुज़ है वो एक इंटरनेशनल वाटर है। वहाँ पे राइट ऑफ नेविगेशन जो है वो हमेशा फ्री रहा है। हिस्टोरिकली देखें, जोग्राफिकली देखें, फ्रॉम मैरीटाइम लॉ हो, राइट ऑफ नेविगेशन हो, फ्री मूवमेंट हो, वो तमाम जो लॉज हैं उनके मुताबिक, कन्वेंशंस के मुताबिक, जो डी जोरो पोजिशन है उसके मुताबिक वहाँ पे कभी किसी ने कदगन नहीं लगाई, ना किसी ने उसको ब्लॉक किया। अनफॉर्चुनेटली ईरान ने उसको सबसे पहले ब्लॉक किया था और उसके बाद अमेरिका ने काउंटर ब्लॉक किया। मेरी नज़र में दोनों गलत हैं। आई डोंट थिंक ईरान को भी ब्लॉक करना चाहिए उसको, ना ही अमेरिका को करना चाहिए। और मैं समझता हूँ इस दफ़ा जो मुज़ाकरात हो रही हैं जिस जगह पे, जो भी मामलात, मुझे अभी एग्जैक्टली तो पता नहीं है कि कहाँ तक जो आइस है वो मेल्ट हुई है या ब्रेक हुई है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आबना हुर्मुज़ के हवाले से अमेरिका और चाइना के दरमियान, पहली बात तो कोई उनमें मुख्तलिफ राय नहीं है, वो तो समझते हैं कि इसको ओपन होना चाहिए। लेकिन पहले कौन ओपन करेगा इस पे आपसे मैं एग्री करूंगा। हो सकता है कि यहाँ पे तफरीक हो, वो शायद समझते हों कि अमेरिका खोल दे और ईरान भी खोले, लेकिन आई थिंक एक साथ होना चाहिए अगर आप इसको ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो। रहा सवाल इसके हल का, तो देखिए जहां तक बात हो रही है इस वक्त ये कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से कोई नक्शे भी जारी किए गए हैं कि वो समझते हैं कि इवन इसको खोलने के बाद भी वहाँ पे ये सोच पाई जाती है कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो ईरान के पास हो। ये एन एक्सेप्टेबल पोजीशन नहीं है मेरी नज़र में, जो कि अमेरिका को या रीजन को एक्सेप्टेबल होगी। क्योंकि जो मेरी दानिश के मुताबिक बात प्रेजेंट की गई है डायलॉग में, वो ये है कि देखिए आप आबना हुर्मुज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से प्री वॉर कंडीशन पे आ जाएं। जंग से पहले जो हालात थे
जिस तरह यहाँ आमदोरफ्त ओपन थी वैसे ही होना चाहिए, उस पर किसी की कंट्रोल नहीं होनी चाहिए। ये तो पहली बात है। उसके बाद न्यूक्लियर का इशू है, बैलिस्टिक मिसाइल्स का है, वो तमाम बातें हैं, वो बाद में बात हो सकती है। लिहाजा जो इस वक्त एक्चुअली बातें इतनी तेजी से बदल रही हैं कि हो सकता है मैं आज जो कह रहा हूं कल वैसा ना हो, लेकिन इस वक्त यही सूरत हाल है कि एक फ्रेमवर्क की बात हो रही है जिसको कहते हैं MOU कह लें आप, उसको लेटर ऑफ इंटेंट कह लें। अगर वो एग्री हो जाता है तो उसके बाद फिर ये मामला तय हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो अनफॉर्चुनेटली वो एक जो कहते हैं ना शैडो ऑफ वॉर, वो अभी तक ऊपर कहीं ना कहीं मंडला रहा है मेरी नजर बिल्कुल में। सही जावेद साहब। और रह गई बात ये कि आपने हुरमस और मैं तो हमेशा खालिद भाई हों, जावेद मलिक साहब आप हो, हमारे बाकी दोस्तों में तो हमसे सीखता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ चीज़ों को। और मेरा ख्याल है ये जो अभी आपने बात की ना कि इससे आगे जो चीज़ें बढ़ रही हैं, जो तजावीज़ का तबादला हो रहा है, अहमद साहब आप किस तरह देख रहे हैं चीज़ें? जिस तरह मोहसिन नकवी साहब का दूसरा अचानक दौरा हुआ, इसका मतलब है चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। जी देखिए रजब साहब, जो एक मीडिएशन का जो रोल है, जो समझ लें कि 28 फरवरी को जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ और बाकायदा की जंग का गया, उसमें ये 3 तरीके बड़ी आकम है। 28 को हमला होता है और 8 तारीख को 8 अप्रैल को जो सीज़ फायर होता है, और फिर 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में एक डाइस लगता है, टेबल सजता है मुज़ाकरात के लिए, 21 घंटे के लिए मुज़ाकरात होते हैं। और 50 साल, ये देखिए सर, 50 साल पुराने जो ज़ख्म हैं उसको सामने रखकर डिस्कशन होती है। तो उसमें जो पाकिस्तान का जो रोल है मीडिएशन के तौर पर, जो एक मीडिएटर का, वो बहुत ही शानदार है। और ये देखिए कि फिर दुनिया के जो 193 कैपिटल्स हैं, सबने कहा, सबने फिर तस्लीम कर लिया, हमारा जो किरदार है दुनिया के सामने वो तस्लीम शुदा है। हालिया जो हलचल नज़र आती है, जो वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के 2-4 दिनों में 2 दफ़ा वहाँ पर पहुँचे हैं, बल्कि ये भी खबर आ रही थी कि फील्ड मार्शल भी ईरान के लिए वो जा सकते हैं वहाँ पर। तो उसमें ये नज़र ये आ रहा है कि दोनों जो फ्री कैन है यहाँ पर बैठकर, और उनके जो जंग के साथ जो अटैच लोग हैं, यानी कि हमारी जो खलीजी रियासतें हैं, मैं इसमें ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ कि अब सारी की सारी तजावीज़ इस वक्त हैं क्या और कब तक कोई, क्योंकि अरब मीडिया कह रहा है कि शायद ईद के बाद मुज़ाकरात हो सकते हैं। इससे पहले अमेरिकन मीडिया भी बड़ा ऑप्टिमिस्टिक था। तो खालिद चिश्ती साहब की बड़ी गहरी नज़र है इन तमाम मूव्स के ऊपर। खालिद साहब, आप किस तरह देख रहे हैं, किस तरफ जा रही है बातचीत, क्या होने वाला है कुछ बेहतर ईद से पहले, ईद के बाद? नजर में देखिए, बुनियादी तौर पर तो इस वक्त मसल्स की जंग है और उस लीवरेज की जंग है जो 40 दिनों में दोनों ममालिक ने साबित किया। और जाहिर है एक न्यू फाउंड रियलिज्म ईरान के जहन में भी आ गया है, और ईरान को ये पता लगा है कि कामयाबी से मैंने इसराइल पर ना सिर्फ एयर डिफेंस उनका पेनिट्रेट किया है, बल्कि रिपीटेडली और बहुत एक्यूरेटली हमले भी किए हैं। दूसरा, उन्होंने न्यू फाउंड रियलिज्म उनके जहन में यह आया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ 47 साल से हम सुनते आए थे, लेकिन उन्होंने पहली दफा ब्लॉक किया है, ना सिर्फ इफेक्टिवली ब्लॉक किया है बल्कि सुपर पावर अमेरिकन नेवी जैसी फोर्स भी उसको खुलवाने में कामयाब नहीं हुई। उसकी वजूहत अलहदा हम डिस्कस कर सकते हैं। तीसरा, ईरान को न्यू फाउंड एक लीवरेज ये मिला है कि उसने रीजनलाइज कर दिया, जैसे आयतुल्लाह खामनाई ने अपनी शहादत से पहले कहा था कि ये रीजन में फैल जाएगी, और वो फैल गई। तो ये एक 3 मैं सेगमेंट देखता हूँ एडवांटेज के जो ईरान के हैं, जो वो जाहिर है नेगोशिएशन में कन्वर्ट करना चाहता है। दूसरी तरफ अमेरिका को ये जोम भी है, और राइटली सो, कि वो सुपर पावर है और वो चाहते हैं कि वो अभी भी सबसे बड़ी नेवी वही है। तो ये कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त मिलिटरीली तो पॉसिबल हुई नहीं कि किसी कंसेंसस की तरफ पहुंचे। अगर खुदा ना खास्ता एक साइड फर्ज किया ईरान को इतना ज्यादा हावी होता अमेरिका उसके ऊपर, तो कोई इतनी डिबेट भी ना होती, इतने दौरे भी ना होते, इतनी ज्यादा डिप्लोमेटिक एफर्ट भी ना होती, क्योंकि पता है कि ईरान ने कॉम्प्रोमाइज करना है और अमेरिका ने डिक्टेशन देनी है। तो वो हुआ नहीं है। तो अब इतने डाइवर्सिफाइड नेशनल मिलिट्री और डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट के बावजूद पाकिस्तान उनको कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहा है। अभी आप देखिए, ईरान बहुत ज्यादा, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड डिमांड्स है, वो इस लीवरेज को बेसिकली कन्वर्ट करना चाहता है, और उसको भी पता है कि 2 फ्रंट की वजह से। एक, उसको पता है कि जब 2015 में JCPOA एग्रीमेंट हुआ था, तो ईरान ने 8 टन न्यूक्लियर रिच जो मटेरियल था वो रूस के हवाले किया था कैस्पियन सी के रास्ते। तो ये तो रिकॉर्डेड है। तो उसके बदले में उसको क्या मिला? एश्योरेंस मिल गई, हमला नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ आने वाले वक्तों में। अब तो सिर्फ 440 किलोग्राम रिच मटेरियल की बात हो रही है, जो कि 18 गुना तकरीबन कम है। तो अगर इस वक्त ईरान को ये पता है कि अगर ये 440 किलोग्राम मैंने हवाले कर दिया तो उसकी लीवरेज खत्म हो जाएगी ऑब्वियसली। तो आई थिंक नेगोशिएशन जो कन्वर्ज करेगी वो ऑप्टिक्स पे ही करेगी। मिलिट्री सोल्यूशन अब मिनिमाइज होता जा रहा है कि अमेरिका एक और एक्सटेंड करे राउंड,
और फिर 40 दिन करे, तो मेरा नहीं ख्याल कि 40 दिन खुदा ना खास्ता हो भी जाती है तो जंग कहीं ऐसे नतीजे पर पहुंचेगी जिससे डिसाइसिव विक्ट्री हासिल हो जाए। तो आई थिंक मोर ऑफ लुक लाइक अ विक्ट्री दोनों क्लेम करेंगे, और जाहिर है दोनों अपने अपने लोगों को भी और अपने डोमेस्टिक मुखालफिन को भी ये बताने की पोजीशन में होंगे कि हमने जंग जीत ली है। तो मैं उस तरह देख पा रहा हूं, इसीलिए आपने देखा कि एफर्ट कंसर्टेड हो रही है ताकि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके। और मेरा मिलिट्री सोल्यूशन की तरफ कोई वोट भी नहीं है कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन अमेरिका कर ले या ईरान ऐसी कोई सुप्रीमेसी हासिल कर लेगा कि जंग का पासा ही पलट जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। खालिद भाई अभी तक अगर कुछ कर सकते तो वो दोनों कुछ कर चुके होते, अभी तक नहीं हो सका। लेकिन इसके बावजूद बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो बयानात दिए जा रहे हैं, मैं मुदस्सिर चोई साहब की तरफ जाना चाहूँगा कि इस वक्त जो अमेरिका की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से बयानात दिए जा रहे हैं और बार बार दिए जा रहे हैं, और इसके जवाब में मैं देखता हूँ कि हमारे ईरानी भाई जो हैं उनकी तरफ से भी जो जवाबात आते हैं वो कोई काम तगड़े नहीं होते, और मुझे ऐसे लगता है कि शायद बीच में से हम निकल जाएं तो ये जंग दोबारा शुरू हो चुकी हो, शायद खलीजी ममालिक के साथ भी और इसके साथ साथ अमेरिका और ईरान की भी। पाकिस्तान इसमें मुसलसल अमन की बात कर रहा है, अमन करें, हम तजावीज़ ले जाते हैं, आप तशरीफ़ नहीं लाए, इसके बावजूद हम बात करते हैं, हम राब्ते करते हैं, सीज़ फायर करते हैं। मतलब साहब पाकिस्तान मुसलसल अमन के लिए कोशिश कर रहा है, और ये कोशिश कितनी कामयाब होती हुई नज़र आ रही है आपको? देखें, पाकिस्तान की कोशिश कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान अपनी कोशिश में कामयाब हो चुका है। दोनों ममालिक अब जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। जो मिलिटराइजेशन है उसको आप कहें कि फौजें आएंगी, मिसाइल दागे जाएंगे, ड्रोन मारे जाएंगे, अब मेरा ख्याल उस तरफ नहीं है। अब एक बयानबाजी और मसल दिखाने की जंग है, जिसमें एक शाम में चूंकि टाइम का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, अमेरिका में दिन हो रहा होता है तो ईरान में रात हो रही होती है। ट्रंप उठते हैं तो वो बयान देते हैं और सुबह ईरान वालों को पता चलता है तो वो उसके मुखालिफ बयान देते हैं। अब तो सिर्फ मसल्स दिखाए जा रहे हैं और दोनों के पास प्लान बी नहीं है। प्लान बी ये है कि मुज़ाकरात की टेबल पे आएँ। और बार बार अपनाए हुर्मुज़ की बात हो रही थी और यूनियम की बात हो रही थी। आप ये देखिए कि ईरान के पास अपने इस इशू को हाईलाइट करने के लिए, अपने ऊपर मिसाइल हमले रुकवाने के लिए और कोई ऑप्शन मेरे ख्याल में नहीं बचता था। उन्हें अब नाए हुर्मुज़ पे उसको बंद करने की ठानी, उसको रोका, दुनिया भर में एक पैनिक पैदा हुआ और दुनिया को लगा कि ये जंग सिर्फ अमेरिका, इसराइल और ईरान की नहीं है, ये शायद पूरी दुनिया के लिए एक मुश्किल बन रहा है। तो ईरान ने उस चीज़ को कैश कराया और स्टिल वो कैश करा रहा है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे, जैसे अभी बात कर रहे थे हमारे साथी दोस्त सीनियर, कि चाइना और अमेरिका इस बात पे एग्री हैं कि अब नाए हुर्मुज़ को खुलना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। मुझे बताएं कि अगर अब नाए हुर्मुज़ वो खोल दें तो ईरान के पास क्या करने को कुछ भी नहीं है, ना उनको कोई गारंटी दे रहा है। ईरान बार बार कह रहा है कि हमें अमेरिका पे कोई एतबार नहीं है, हमें कोई बंदा बता दे जो इसका एतबार दे दे कि कल को कोई ऐसा अग्रेशन नहीं होगा। पाकिस्तान की आपने बात की तो देखें, तकरीबन 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि ईरान और अमेरिका टेबल पे आए और बातचीत हुई और उसका मरकज़ बना इस्लामाबाद। अभी भी ईद के बाद जो बात हो रही है, खलीजी रियासतों की तरफ से जो बात आ रही है, खबरें आ रही हैं कि कोई MOU करीब है साइन होने को, तो उसके लिए भी मरकज़ जो है वो इस्लामाबाद होगा। पाकिस्तान अमन के लिए कोशिश करता है। पाकिस्तान ने ये पिछले हालिया दिनों में भी, जो आप नकवी साहब के दौरे की बार बार बात कर रहे हैं, हमारे इसाक डार साहब बहुत एक्टिव हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के दौरे बैक टू बैक आप देखें तो वो सारे किस लिए थे? इसीलिए थे कि जो एग्रेशन खासकर ईरान ने खलीजी रियासतों में आपने वो शुरू कर लिया, तो अगर ना पाकिस्तान अमन की कोशिश में आगे बढ़ता, ना वो दरमियानी रास्ता अख्तियार करता, तो आज ये जंग बहुत ज़्यादा फैल चुकी होती। और आपको पता है कि इसराइल के अलावा एक और मुल्क भी है, हिंदुस्तान, वो भी इसमें अपने अंदाज में शामिल हो रहा था, अपने फितनाउल ख़वारिज को लेके पाकिस्तान के रास्ते जो है वो अपना काम करने को तैयार था। तो पाकिस्तान ने अमन के लिए कोशिश की है और इस कोशिश में मेरा ख्याल है कि शायद ही दुनिया में कहीं इतनी एफर्ट हो रही हो जितनी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है। उसी की वजह है कि पिछले कई हफ्तों से जंग रुकी हुई है। एयरलाइंस का बहाल हो जाना, एयरपोर्ट्स का खुल जाना, दोनों ममालिक के सफरा का मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करना, अमन के हवाले से बात होना, नेगोशिएशन के टेबल पर आ जाना, मंजमद बड़ी अहम बात मुदस्सिर चोई साहब, आपने बड़ी अहम बात की और मुझे ये फिक्रा बहुत ज़्यादा आपका पसंद आया। आपने कहा कि पाकिस्तान कामयाब हो नहीं रहा, जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुआहदे के तहत होना है, पाकिस्तान कामयाब हो चुका है। यानी मैं जावेद मलिक साहब आपसे कहूँगा कि पाकिस्तान, ये एक अच्छी और बहुत ही खूबसूरत तशरीह है कि पाकिस्तान तो कामयाब हो चुका। जब सीज़ फायर हो गया, सीज़ फायर एक्सटेंड हो गया, अब अगर जीते और हारेंगे तो वो तो ईरान और अमेरिका होंगे, पाकिस्तान ने तो कर दिखाया।
जी डेफिनेटली पाकिस्तान क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट की पार्टी तो नहीं है, हम तो एक मीडिएटर के तौर पे हमारा जो पहली कामयाबी थी वो हमारा सीज फायर था। आपको याद होगा शायद जब प्रेसिडेंट ट्रंप की वो एक पोस्ट आई थी कि आज जो है एक सिविलाइजेशन खत्म होने वाली है, उस या मौके के थोड़ी देर के बाद फिर उन्होंने ट्वीट भेजी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की रिक्वेस्ट पर ये उन्होंने ऑपरेशन जो अटैक था वो रोक दिया है। और वहां से फिर एक सीज फायर का आगाज हुआ। मैं समझता हूँ किसी भी अगर डिप्लोमेटिक टर्मिनोलॉजी में आप देखेंगे तो वो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान की, और अभी भी पाकिस्तान काविशें जारी रखे हुए है अपनी। लेकिन अल्टीमेटली ऑफ कोर्स एक फोकस सबका यही है कि इस डिप्लोमेसी के जरिए को हल निकले। और गो कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट की पार्टी नहीं है, एक मीडिएटर है, लेकिन ऑफ कोर्स किसी हद तक हम इतने ज्यादा इन्वेस्टेड हैं इसमें, इस पीस प्रोसेस में, कि हम भी चाहते हैं कि इसका कोई आउटकम ऐसा निकले जो कि पीसफुल हो। और मैं ये समझता हूँ, देखिए खान साहब, और वो मेरी हमेशा ये बात होती है मुख्तलिफ चैनल्स पर जहां मुझे मौका मिलता है, कि एज एन इंडिपेंडेंट मीडिएटर पाकिस्तान का जो स्टेट पॉलिसी है वो ये है कि दोनों अतराफ की बातों को हमने समझ के आगे बढ़ना है। अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको भी समझना है, ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको भी समझना है। और जब हम मीडिया में भी बात करते हैं, मैं कहीं कहीं देखता हूँ आपके प्रोग्राम में बहुत बैलेंस डिस्कशन होती है, कहीं कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि लगता है कि एक तरफ झुकाव है। लेकिन ऑब्वियसली हमें चाहिए कि हम हमेशा इंडिपेंडेंटली एज ए मीडिएटर, कुछ मामलात में देखें, सियासी मामलात में हमारे अंदर अगर डिफरेंस होती है वो हमारी जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन कुछ हमारी जो स्टेट की पॉलिसीज है, हमारा मुल्क इस वक्त एक स्टेट पॉलिसी के तहत मीडिएशन का रोल कर रहा है। तो हमें भी चाहिए अपने एनालिसिस को मीडिएशन के जो है ना जुमरे में ही रखें आगे। और हम बिल्कुल दुनिया भर में अप्रिशिएट किया जा रहा है पाकिस्तान की सही। इंडिपेंडेंट काविशों को। और आप जैसे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारे यहाँ पैनल में कमोडोर साहब और बाकी दोस्त जो हैं, बहुत ही बैलेंस्ड ओपिनियन जो एनालिसिस यही करते हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ये है कि इस खित्ते में अमन हो और पाकिस्तान की काविशों की जो है एक असर हो, जिसके नतीजे में फिर न सिर्फ आपने ये आपने बड़ी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट अहम दूर हो। बात की कि हम हमें हमें बतौर जब पाकिस्तान एक बीच में मुतवाजन किरदार अदा कर रहा है तो हम सबको वो तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए। हमारे कुछ दोस्त अभी बता रहे थे कि जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बड़े नाकाम हो गए। बिल्कुल ना, मैंने कहा भाई मैं ये बात नहीं कहूंगा, क्योंकि उनकी वजह से, प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान को अहमियत मिल रही है, मुझे खुशी हो रही है। मैं इसकी आपके साथ मिलकर यकतरफा तजिया नहीं करूंगा, हमें बैलेंस रहना है। मेरा दिल चाह रहा था कि इस पर बात करूं खालिद चिश्ती साहब से भी, मगर वक्त की जो है किल्लत है उसकी वजह से मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं खालिद चिश्ती साहब का, जावेद मलिक साहब का, मुदस्सर चोइस साहब का, अहमद वड़का, तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के हवाले से। इसके साथ ही मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर ले जाना चाहता हूँ, और वो खूबसूरत जगह वो है जहाँ पर पाकिस्तान अपना हर मुकदमा बड़े धूम धड़के के साथ लड़ता है और भारत को मुंह की खानी पड़ती है। मैं सलामती कौंसल में जो मुसल्लह तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुला मुबाहिसा हुआ, और वहाँ पर जिस तरह हमारी जो ब्रिलियंट आप कहें कि नुमाइंदा हैं साइमा सलीम, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और जिस तरह उन्होंने वहाँ पर फ़लस्तीन में और मकबूजा कश्मीर में आलमी कवानीन के निफाज का मुतालबा किया, और जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने बात की, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे मुस्तकिल मंदूब हों, हमारी वहाँ पर बाकी टीम हो, साइमा सलीम हो, बाकी हों, उन सब के हवाले से मैं यकीन करें कि मैं पाकिस्तानी के तौर पर फ़ख्र महसूस करता हूँ। वो पाकिस्तान का मुकदमा जिस हम ठोंक कर लड़ते हैं, जिस तरह दलाइल के साथ लड़ते हैं, मैंने अक्सर इसके मुकाबले में भारतीयों को दुम दबाकर भागते हुए देखा है। और अब भी हम ये मुकदमा लड़ रहे हैं, फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ रहे हैं, हम मकबूजा कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे हैं। हमें ये एजाज़ हासिल है कि हमारी क़यादत ने दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, मैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बात कर रहा हूँ, मैं वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की बात कर रहा हूँ, इन सब ने मिलकर जिस तरह दीगर मुस्लिम ममालिक के ताउन के साथ, हम सब उनके साथ थे, वो हमारे साथ थे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के बाद जिस तरह एक मुकदमा लड़ा, जिस तरह गजा में अमन कायम किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर की तरफ भी दिलाएंगे, जहाँ पर रियासती दहशतगर्दी जारी है, जहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की पामाली जारी है, जहाँ पर जो एक पूरी रियासत अवाम के उन हकूक़ को दबाए हुए है जिनका वो एतराफ़ कर चुकी कि हमने वो हकूक़ देने हैं। वो हक यानी कि हक़ खुद इरादियत,
वो देने से भाग रहे हैं। हम भारत के चेहरे से नकाब उतारते रहेंगे, हम उसको उसके नेहरू के किए हुए वादे जो हैं उनकी हुकूमत को याद दिलाते रहेंगे, हम उनको बताते रहेंगे कि तुम जब तक अपने वादों से फिरते रहोगे, जब तक तुम बरसगीर की तकसीम नामुकम्मल एजेंडे की तकमील नहीं करोगे, हमारे हाथ हमारी ज़बानें तुम्हारी तरफ बढ़ती रहेंगी, हम तुम्हें बेनकाब करते रहेंगे, हम तुम्हें शर्मिंदा करते रहेंगे, हम तुम्हारा असल चेहरा जो है दुनिया को इंशाअल्लाह ताला पूरे खम ठोक के पूरे जोश से हम दिखाते रहेंगे कि तुम कितने झूठे हो, कितने जालिम हो, कितने मुनाफिक हो। अल्लाह हाफिज़।